हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके सामने एक नई सीरीज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग राजस्थान शैली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो आज उन्हीं राजस्थान शैलियाँ, उपशैलियाँ उससे रिलेटेड जो है आपके सामने क्वेश्चन है। आपके लिए जो है राजस्थान शैली से 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जाएगा। उन 3 प्रैक्टिस सेट में से आज आपके सामने पहला प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं राजस्थान शैली से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो समाहित हैं ही, साथ में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। तो आइए देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये जो स्थापत्य कला का जनक या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी शैलियों में मिलेंगे। मुगल शैली में भी मिलेंगे, पाल शैली में भी मिलेंगे हो सकता है, और पहाड़ी शैली में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थापत्य कला का जनक पूछा जा रहा है ये राजपूताने, यहाँ राजपूताने का ये मतलब है राजस्थान शैली से। राजपूताने का मतलब यहाँ पर सेंस है राजस्थान शैली के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जा रहा है। ये जो स्थापत्य कला का जनक पूछा जा रहा है ये राजस्थान शैली से रिलेटेड है। तो राजस्थान शैली में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। आपको पता ही होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है इनको स्थापत्य कला का जनक। देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन ही और उसका आंसर है। और आपको अधिक जानना है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आप लोग राजस्थान शैली को पूरा कंप्लीट वीडियो पढ़िए। तो इनको इस एक पॉइंट हम आपको बता भी देते हैं इनके बारे में। इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चित्तौड़गढ़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। इन्होंने कई मंदिरों का शिलान्यास करवाया। शिलान्यास का मतलब जो मंदिरें टूट फूट गई थी, इनके शासनकाल में उनका जीर्णोद्धार करवाया गया। इन्होंने कई महल बनवाए और जो सबसे फेमस है इनका कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का। इसी स्थापत्य में इनके योगदान को देखते हुए इसीलिए इनको स्थापत्य कला का जनक कहा जा रहा है, राजस्थान शैली का। अब अगला क्वेश्चन एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, नागौर दुर्ग में शुक्रताल का निर्माण किसने कराया है? आपको हो सकता है इसका आंसर नहीं पता हो सकता बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। जिसको नहीं पता है इन क्वेश्चन में से आंसर ज़्यादातर, वो लोग ज़रूर से ज़रूर राजस्थान शैली वाला कंप्लीट वीडियो देखिए, आप सारा आंसर कर ले जाएंगे। उसमें कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है जो आपके एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन राजस्थान शैली से फंसे। तो ये देखिए, नागौर शैली हम लोग पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। नागौर दुर्ग में शुक्रताल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। नागौर दुर्ग में शुक्रताल का निर्माण अकबर ने करवाया है। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है, उदयपुर शैली अगर आप पढ़ेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं आप राजस्थान। देखिए यहाँ पर अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि ये थ्योरी की क्लास है। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको और ज़्यादा फैक्ट जानने हैं और ज़्यादा चीज़ें जाननी हैं तो आपको राजस्थान शैली आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी किताब से, अच्छी किताब से, या फिर आप लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? जगदीश मंदिर, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जगदीश जो है विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, तो ये जो है विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, राज्य की रियासत में अकबर ने उस्ताद कलाकारों को भेजा। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, यहाँ पर किस राज्य की रियासत में होगा? आपको मैंने उस्ताहों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर किसी ने लेक्चर देखा होगा तो उसको याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था कि ये उस्ता जो है पहले राजपूत थे। अकाल के कारण ये जो है अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं, इसी वजह से ये कला के क्षेत्र में आ जाते हैं और इतनी अच्छी कलाकारी इनकी होती है, इनको उस्ता कहा जाने लगता है। बाद में इन्हीं उस्ता शब्द में दा लग जाता है, जिसको उस्ताद कहा जाता है। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको और ज़्यादा चीज़ें और डिटेल में जाननी है तो आप लोग लेक्चर ज़रूर देखिए। तो ये जो उस्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर किस लिखना भूल गया है, किस राज्य की, नहीं कंप्लीट है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, राज्य की यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य की किस रियासत में अकबर ने उस्ता कलाकारों को भेजा? उस्ता कलाकार कौन थे और इनका क्या योगदान था, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। किस रियासत में अकबर ने उस्ता, हो सकता है यहाँ अकबर ना लिख के, कभी कभी आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर लिख जाए मुगलों ने। अकबर तो मुगल शासक था ना। राज्य की किस रियासत में मुगलों ने उस्ता कलाकारों, यहाँ अकबर ना लिख के मुगल भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर अकबर भी लिखा जा सकता है। तो राज्य की किस रियासत में अकबर ने उस्ता कलाकारों को भेजा?
बीकानेर की रियासत, बीकानेर की रियासत में जो बीकानेर राज्य था वहाँ पर अकबर ने उस तक कलाकारों को भेजा था। अगला प्रश्न है 5वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने पढ़ाया। श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशमान किया? प्रकाशमान का ये मतलब है किसने खोजा, श्रीधर अंधारे ने किस शैली की खोज की? तो आप लोग को पता ही होगा, इसको पढ़ाया गया है, देवगढ़ शैली की। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को प्रकाशमान का मतलब है खोज किया या प्रकाश में लाया। प्रकाशमान का मतलब ये है कोई चीज़ अंधेरे में थी उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। और ऐसा कौन सा चीज़ था जिसको इन्होंने खोजा था? देवगढ़ शैली को खोजा था श्रीधर अंधारे ने। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भगवत पुराण के चित्र किस शासक के समय में चित्रित हुए हैं? देखिए आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, इतना ज़्यादा भागवत पुराण, रागमाला और बारहमासा सब पढ़ रहे हैं कि यहाँ भी गीत गोविंद यहाँ भी चित्रित हुआ है, इस शासन में चित्रित हुआ था, इस शैली में चित्रित हुआ, तो किसको आंसर करेंगे? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है आपके एग्जाम में शैली दे ही दे, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र जो भागवत पुराण था वो किस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला से रिलेटेड, क्योंकि ये सब जो पुस्तकें हैं ये कई शैलियों में इन पर आधारित चित्र बनाए गए और कई राजाओं के शासन काल में इन पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। तो आप ये सब टेंशन मत लीजिए कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके लिए एग्जाम में ऐसा ऑप्शन रहेगा कि आप आसानी से उत्तर दे लेंगे। अब यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र, ये जो भागवत पुराण है ये बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र था, के चित्र किस शासक के समय में चित्रित हुए हैं? ये जो भागवत पुराण बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र था, बीकानेर शैली के किस शासक के समय चित्रित हुए? इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया सभी शैलियों को। आप अगर लेक्चर में देखे होंगे कि पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, उसके बाद कला का संरक्षण किन शासकों ने क्या क्या योगदान दिए हैं कला के क्षेत्र में। तो आप अलग अलग राजाओं को जब पढ़ेंगे अलग अलग करके तो आपको आसानी होगी याद करने में और समझने में भी। तो देखिए यहाँ पर यही सवाल पूछा जा रहा था कि प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण के चित्र किस शासक के समय में चित्रित हुए हैं? तो राय सिंह के समय में चित्रित हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है आपको राजस्थान शैली, आप अगर उसको पढ़ेंगे कोई भी आंसर आपसे छूटेगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कला पारखी, यहाँ पर जो है इनका नाम गलत हो गया, इनका नाम था एरिक्सन, इनका नाम है एरिक डिएक्सन, नाम था इनका एरिक डिएक्सन, एरिक हो गया डिएक्सन, इनका क्या नाम था? एरिक डिएक्सन। इन्होंने जो है प्रसिद्ध कला पारखी थी ये एरिक डिएक्सन द्वारा किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा गया? ये भी आपको पढ़ाया गया है। किस चित्र को? मैंने आपको बनी ठनी निहाल चंद जो थे बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग हेडिंग डाल के पढ़वाया है कि बनी ठनी के हेडिंग, फिर उनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर निहाल चंद आप पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक भी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। तो भारत की मोनालिसा कहा है किसने कहा है बनी ठनी नामक चित्र को? पारखी एरिक डिएक्सन ने जो है डिएक्सन ने बनी ठनी को कहा है भारत की मोनालिसा, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है ये चित्र। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डालू या डालाराम। देखिए मैंने ये भी बताया आपको, आपके एग्जाम में डालू भी लिख कर आ सकता है या डालाराम, यहाँ भी मैंने या करके दोनों नाम इनका लिख दिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डालू लिख गया तो भूल जाइए मैंने तो डालू पढ़ा ही नहीं। तो ये डालाराम का निक नेम है डालू। डालू या डालाराम नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ये कोटा शैली से संबंधित है। आप कोटा शैली में जाएंगे आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। बादलों का सिंदूरी चित्रण किस शैली में हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सिंदूरी कलर का बादल, सोचिए कितना अच्छा चित्रण रहा होगा। इमेजिन भी किया करिए चित्रों को। तो ये देखिए राजस्थान शैली में हुआ है। हम जो कि राजस्थान शैली पढ़ ही रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाकर यहाँ पर तो उत्तर दे ही लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा तो पढ़ाया नहीं जाएगा कि राजस्थान शैली पढ़ाई जा रही है तो आप आंसर दे लीजिए। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करें? हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पर राजस्थान शैली और ये सब ना देखे, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली दे दे। तो इसका आंसर अगर आप करेंगे उन शैलियों में तो किशनगढ़ होगा। लेकिन अगर ओवरऑल टोटल शैली देखेंगे राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, पाल, तो इसमें राजस्थानी शैली करेंगे। अगर उप शैलियाँ दे दिया ऑप्शन में किशनगढ़, कोटा, बीकानेर, बूंदी, तो आप किशनगढ़ उत्तर करेंगे क्योंकि बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ में हुआ है। किशनगढ़ जो उप शैली है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शैली की टिकट जारी की गई? भारत सरकार ने किस शैली पर टिकट जारी किया है? ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो आपको इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। बनी ठनी नामक चित्र जो था उस पर भारत सरकार ने टिकट जारी किया था।
देखिए, जो बनी ठनी चित्र था, इसको जो है 5 मई 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। 20 पैसा जो बनाया गया, उसमें बनी ठनी का चित्र अंकित किया गया, इसी को डाक टिकट बोलते हैं। और ये 5 मई 1973 में किया गया डाक टिकट। तभी से ये ज़्यादा फेमस हो गई। बनी ठनी जो चित्र था बनी ठनी का, वो तभी से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जब इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। तो आपका एक प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपके लिए अभी 2 प्रैक्टिस सेट राजस्थान शैली से संबंधित और आएंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।